हर कठिनाइयों से अब तुझे आगे बढ़ना है। तू रुक नहीं, अभी तो तुझे और पढ़ना है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका वैभव आपके अपने चैनल सक्सेस विद वीएससी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज है इस महीने का आखिरी दिन यानी 31 जनवरी 2023। तो आज की क्या है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और आज राज्य दर्शन में क्या है खास, अभी हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले जितने भी लोग लाइव आ गए हैं, एक एक बार दोस्तों के साथ शेयर कर दें और लाइक बटन पर प्रेस कर दें और अपने प्यारे प्यारे हार्ट देकर अपनी प्रेजेंटी दे दें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पहली न्यूज़ है 30 जनवरी 2023 को 75वीं पुण्यतिथि मनाई गई है महात्मा गांधी की। तो 1948 में इसी दिन नई दिल्ली में स्थित बिड़ला हाउस, जो कि अब गांधी स्मृति के नाम से जाना जाता है, वहां पर महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या नाथूराम गोडसे ने करी थी। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी गई थी। तो महात्मा गांधी की कुल 75वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, याद रखिएगा। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जाने तो महात्मा या मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर काठियावाड़ एजेंसी ब्रिटिश राज में हुआ था। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी से रिलेटेड न्यूज़ थी आज की पहली। महात्मा गांधी की बात करें तो इनको लेकर एक और डे मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। यानी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है गाइस। इसके अलावा और बात करें तो महात्मा गांधी ही जाने जाते हैं चंपारण आंदोलन के लिए, महात्मा गांधी ही जाने जाते हैं असहयोग आंदोलन के लिए। इसके अलावा एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन ऐसा था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी थी। कौन सा था? तो 1924 का बेलगांव अधिवेशन। उम्मीद करता हूं सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा दांडी यात्रा के लिए भी महात्मा गांधी जाने जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो पूना पैक्ट के लिए भी महात्मा गांधी जाने जाते हैं। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उसमें भी महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो ये सारे पॉइंट आपको महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये सारे पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी को बापू कहकर किसने बुलाया था? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। और राष्ट्रपिता कहकर किसने बुलाया था? इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट कॉलम में आप करिए। बढ़ते हैं फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है एनएसई से। एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्या है न्यूज़, आइए ध्यान से जानेंगे। तो एनएसई लगातार चौथे साल दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज के रूप में उभरा है। तो फॉरवर्ड इंडस्ट्री एसोसिएशन के अनुसार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड किए गए अनुबंधों की संख्या के मामले में 2022 में दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंजों के रूप में उभरा है। एनएसई ने लगातार चौथे साल शीर्ष स्थान हासिल किया है। एनएसई 2022 में इक्विटी क्षेत्र में सौदों की संख्या यानी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर बुक के मामले में तीसरे स्थान पर रहा, जबकि 2021 में चौथे स्थान पर था। तो याद रखिएगा, एनएसई लगातार चौथे साल दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज के रूप में उभरा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कुछ बात करें अगर भारतीय स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, तो आइए ध्यान से एक एक पॉइंट को देखेंगे। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में देश में पहले डीमैटेरियलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के रूप में हुई थी। एनएसई भारत का सबसे बड़ा वित्तीय बाजार है यानी फाइनेंशियल मार्केट। निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड का ही प्रमुख सूचकांक है। निफ्टी 50 इंडेक्स एनएसई द्वारा वर्ष 1996 में लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा गाइस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनएसई लगातार चौथे साल ऐसा हुआ है कि दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज के रूप में उभरा है। उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैं एक एक न्यूज़ को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताता हूं। और डिटेल में बताने का एक कारण यही है क्योंकि आजकल आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डीप में जाकर पूछे जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी क्लास में जो आकर पढ़ता है वो ये कह सके कि सर तो वन लाइनर पढ़ा देते हैं। इसीलिए मैं एक एक न्यूज़ को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि करंट अफेयर की क्लास अगर
15 मिनट से ज़्यादा या 20 या 25 मिनट भी हो जाती है और उसमें आपका फ़ायदा है तो चलता है, क्योंकि 5 मिनट अगर आप ज़्यादा दे देंगे और आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेंगे तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो याद रखिएगा, एनएसई लगातार चौथे साल दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज के रूप में उभरा है। एनएसई की स्थापना 1992 में हुई थी। उम्मीद करता हूँ सारी न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है 29 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस मनाया गया। तो याद रखिएगा, यह दिवस जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि 29 जनवरी को ही मनाया जाए, हर वर्ष अलग अलग डेट पड़ती है। तो इस बार 29 जनवरी को अंतिम रविवार पड़ा है तो विश्व कुष्ठ दिवस मनाया गया। यह कुष्ठ रोग से गुजर चुके लोगों को सराहना देने, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने और कुष्ठ रोग से संबंधित कलंक और भेदभाव को समाप्त करने के लिए मनाया जाता है। इस तिथि को फ्रांसीसी मानवतावादी राउल फोलेरेउ ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के रूप में चुना था, जिन्होंने कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के साथ बहुत काम किया और 1948 में जनवरी के अंत में उनकी मृत्यु हो गई। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डे है। बात करें अगर 2023 से 27 के लिए कुष्ठ रोग के लिए एक राष्ट्रीय सामरिक योजना और रोड मैप भी बनाया गया है। क्या बनाया गया है, आइए जानते हैं। तो इसे 29 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस पर लॉन्च किया गया है। इस योजना का उद्देश्य 2027 तक देश में कुष्ठ रोग को समाप्त करना है। कुष्ठ रोग के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध निगरानी के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश भी लॉन्च किए गए हैं। इसके अलावा दुनिया भर के कुष्ठ रोग के कुल मामलों का लगभग 52% हिस्सा तो केवल भारत में ही है। यानी आप जान सकते हैं कि कुष्ठ रोग भारत में कितना ज़्यादा फैला हुआ है। कुष्ठ मामलों की व्यापकता दर 2014-15 में प्रति 10,000 जनसंख्या पर 0.69% से घटकर 2021-22 में 0.45 हो गई है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपके एग्जाम में आ सकती है। अब यहाँ पर कुछ कुष्ठ रोग से बात करें तो कुष्ठ रोग क्या होता है, आइए जान लेते हैं। कुष्ठ रोग एक जीर्ण संक्रमण है जो त्वचा, श्लेष्म झिल्ली और नसों को प्रभावित करता है और त्वचा में मलिनीकरण, गांठ, विरूपण और विकृति का कारण बनता है। कुष्ठ रोग वास्तव में उतना संक्रमण नहीं है, लेकिन यह एक स्वस्थ व्यक्ति के माउस ड्रॉपलेट्स और कुष्ठ रोगियों के नियमित और निकट संपर्क में आने से फैलता है। मल्टी ड्रग थेरेपी नामक एंटीबायोटिक दवाओं के संयोजन से इसका इलाज होता है। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, इंपॉर्टेंट डे से, तो मैं आपके बीच सारे के सारे इंपॉर्टेंट डे तो डिस्कस करूँगा ही, क्योंकि डेली न्यूज़ में मैं आपके बीच इंपॉर्टेंट डे तो डिस्कस करता ही हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के अब मैं एक एक इंपॉर्टेंट डे को डिस्कस करूँगा। चलिए आगाज करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने 1 जनवरी को डीआरडीओ डे मनाया, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1 जनवरी को इस बार 65वां स्थापना दिवस मना रहा है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। 4 जनवरी को अंधे लोगों की लिपि यानी लुई ब्रेल लिपि के जन्मदाता ब्रेल लिपि, याद रखिएगा, इसके लिए दिवस मनाया गया। इसके अलावा 6 जनवरी को महाराष्ट्र में दाम्बोलकर पत्रकार की याद में पत्रकारिता दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जैसा कि अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस और विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस यानी स्वामी विवेकानंद जी की 160वीं जयंती इस बार मनाई गई थी। इसके अलावा बात करें स्टार्टअप डे, तो ये मैं हर बार आपसे पूछता हूँ, तो इस बार भी आप बताएंगे कमेंट कॉलम में। आर्मी डे कब मनाते हैं, तो 15 जनवरी को मनाते हैं। अब आर्मी डे की बात हो ही गई है, तो नेवी डे कब मनाते हैं, 4 दिसंबर को, और एयरफोर्स डे कब मनाते हैं, तो 8 अक्टूबर को। याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इसके अलावा बात करें तो उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं, तो 24 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाते हैं, ये भी 24 जनवरी को मनाते हैं। मतदाता दिवस कब मनाते हैं, तो 25 जनवरी को मनाते हैं। बात करें रिपब्लिक डे, तो 26 जनवरी को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, ये भी 26 जनवरी को मनाते हैं। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाते हैं और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं, और जबकि अंतिम रविवार को जनवरी के कुष्ठ रोग दिवस मनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आपने अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे, क्योंकि ये सारे पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जनवरी में सारे डेज भी आपने ऐसे करके क्लियर कर लिए हैं। हो सका तो मैं एक वीडियो आपके लिए कर दूंगा जिसमें एक एक जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज में आपके बीच डिस्कस कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट आपने क्लियर कर लिए होंगे। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है भारतीय वायुसेना से।
तो भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान मध्य प्रदेश में दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं, यानी थोड़ी सी दुखद न्यूज़ है। मध्य प्रदेश में भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 और मिराज 2000 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। सबसे पहले हम सुखोई 30 के बारे में जानेंगे। तो सुखोई 30 रूस के सुखोई एविएशन कारपोरेशन द्वारा निर्मित एक ट्विन इंजन वाला फाइटर जेट है, जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। अधिकतम गति मैक 2 की है। तो याद रखिएगा, एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले मध्य प्रदेश में भारतीय वायुसेना की सुखोई 30 और मिराज 2000 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए, आपने ये जाना। फिर हमने जाना सुखोई 30 क्या है। तो रूस के सुखोई एविएशन कारपोरेशन द्वारा निर्मित एक ट्विन इंजन वाला फाइटर जेट है, जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर है और अधिकतम गति इसकी मैक 2 है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करेंगे मिराज 2000 के बारे में। तो मिराज 2000 डसाल्ट एविएशन द्वारा निर्मित डसाल्ट मिराज 2000 एक फ्रांसीसी मल्टी रोल सिंगल इंजन वाला चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट है, जिसकी रेंज 1550 किलोमीटर है और अधिकतम गति मैक 2.2 है। तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश में जो दुर्घटनाग्रस्त लड़ाकू विमान थे उसमें से सुखोई 30 और मिराज 2000 की रेंज क्या थी, ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एनसीसी के 75 वर्षों को चिन्हित करने के लिए 75 रुपये का विशेष सिक्का जारी किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 28 जनवरी को एक विशेष डे कवर और 75 रुपये के मूल्य वर्ग का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है। इसे राष्ट्रीय कैडेट कोर के 75 सफल वर्षों के अवसर पर जारी किया गया है। 28 जनवरी 2023 को दिल्ली के करियप्पा मैदान में 75 वर्ष के स्मरण उत्सव के अवसर पर एनसीसी रैली का आयोजन किया गया। बात करें एनसीसी की, तो नेशनल कैडेट कोर, इसका गठन 1948 में किया गया था। कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट एनसीसी से जानेंगे। तो एनसीसी, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, इसका गठन 1948 में राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के तहत एचएन कुंजरू समिति 1946 की सिफारिश के बाद किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। रक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर एनसीसी से जुड़ा हुआ है और शिक्षा मंत्रालय सभी राज्यों में एनसीसी से जुड़ा हुआ है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में पड़ता है। महानिदेशक हैं वर्तमान समय में लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। आदर्श वाक्य है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ये तो तय है कि एनसीसी करने वाला बच्चा बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन को मानता है। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण AISHE 2020-21 जारी किया गया है। तो शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। कौन है शिक्षा मंत्री वर्तमान समय में, मैं आपको बता दूं, ये धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है, मंत्रालय भारतीय क्षेत्र में स्थित सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को कवर करते हुए 2011 से इसका संचालन कर रहा है। उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 2020-21 में बढ़कर लगभग 4.14 करोड़ हो गए हैं, जो 2019-20 में 3.85 करोड़ थे। महिला नामांकन भी बढ़कर 2.01 करोड़ रुपए हो गया है और 2019-20 में 1.88 करोड़ था। नामांकित छात्रों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य शीर्ष पर है। तो याद रखिएगा, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 को जारी किया गया है, जिसमें बताया गया कि उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। ठीक है गाइस, अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। अगली न्यूज़ है मध्य प्रदेश में शुरू होंगे 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। इसका मैं जिक्र आपसे पहले भी कर चुका हूँ। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण 30 जनवरी 2023 से शुरू हुआ है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया है। इन्हें 2018 में खेलो इंडिया यूथ स्कूल गेम्स नाम से शुरू किया गया था और 2022 में इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश में। 2022 वाला गेम जो है ना, 5वां संस्करण, ये 2023 में आयोजित किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, 2022 में नहीं हो पाया था, जिसके कारण 2023 में आयोजित किया जा रहा है। क्या होता है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का उद्देश्य? तो स्थानीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को खोजना और उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनाओं के लिए तैयार करना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगली न्यूज़ है ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नब किशोर दास से। इनका निधन हो गया है। तो नब किशोर दास का निधन हो गया है। ओडिशा के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे। उन्होंने 2009 में झारसुगुड़ा से अपना पहला राज्य चुनाव जीता था और 2014 में झारसुगुड़ा से वो फिर चुने गए थे। तो
वह विधि के स्नातक भी थे और कोविड महामारी के दौरान सक्रिय रहने के लिए उनकी काफ़ी सराहना भी करी गई थी। तो याद रखिएगा, उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री नब किशोर दास का निधन हो गया है। अब यहाँ पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से बात आई है, तो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है केंद्र सरकार के अंदर? तो मैं आपको बता दूं, यह है मनसुख मंडाविया। अब आप कमेंट कॉलम में ये बताइए कि केंद्र सरकार के अंतर्गत ऊर्जा मंत्रालय किसके पास है। इसके अलावा ये भी बताइए खनन मंत्रालय, कोयला एवं खनन मंत्रालय किसके पास है। दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट कॉलम में आप दीजिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। आज की आखिरी न्यूज़ है, ओडिशा के वीके पांडियन एफआईएच राष्ट्रपति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए गए। तो वी कार्तिकेयन पांडियन एक आईएएस अधिकारी हैं और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निजी सचिव भी हैं, जिनको एफआईएच के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एफआईएच यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी, उन्हें भुवनेश्वर और सुंदरगढ़ में 2023 एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की सफलतापूर्वक मेजबानी के लिए सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, इससे पहले उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी, हॉकी वर्ल्ड लीग और एफआईएच प्रो लीग जैसे अन्य हॉकी टूर्नामेंटों का सफल आयोजन किया था। तो याद रखिएगा, उड़ीसा के वीके पांडियन एफआईएच राष्ट्रपति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए गए हैं। आपको पता होना चाहिए हॉकी वर्ल्ड कप ओडिशा में हुआ है। इसके अलावा आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो जानते ही हैं, कल मैंने आपके भी डिस्कस भी किया था। साउथ अफ्रीका में अंडर 19 वीमेन वर्ल्ड कप हुआ था, जिसको भारत ने जीत लिया है इंग्लैंड को हराकर। कौन बना है प्लेयर ऑफ द मैच? कमेंट कॉलम में आंसर करिए जरा। इसके अलावा प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बना है? क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, ठीक है। भारत की तरफ से कैप्टन कौन थी? तो सैफाली वर्मा थी। और इंग्लैंड की तरफ से जो कैप्टन थी ना, वही तो प्लेयर ऑफ द सीरीज बनी है। क्या नाम है उनका? अब आप ये बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग राज्य दर्शन की तरफ। तो आज राज्य दर्शन में उत्तराखंड राज्य को खत्म करेंगे। जैसा कि आपको पता है, हर 2 दिन तक मैं राज्य दर्शन आपको कराता हूँ। सबसे पहले उत्तर प्रदेश कवर किया हम लोगों ने, फिर बिहार कवर किया है, और अब हम लोग उत्तराखंड को कवर कर रहे हैं। कल उत्तराखंड में क्लास 1 में हम लोगों ने काफ़ी सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूँ आप एक एक क्लास को बहुत ही अच्छे से पढ़ते होंगे और बाद में स्क्रीनशॉट लेकर रिवाइज भी करते होंगे, बिकॉज रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। करंट अफेयर को पढ़ने से इतना लाभ नहीं होता है जितना इसका रिवीजन करने से लाभ होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीनशॉट ले लिया करें और इसका रिवीजन किया करें। हाँ, एक चीज़ और है, कुछ लोग ये सोचते होंगे सर पहले तो आप पीडीएफ देते थे, आपने पीडीएफ देना बंद क्यों कर दिया? पीडीएफ देना इसी वजह से बंद कर दिया क्योंकि मैं पीडीएफ दे देता था तो कुछ लोग पीडीएफ से ही पढ़ लेते थे, वो क्लास को देखते ही नहीं थे। ऐसे क्या होगा, आप क्लास में आएंगे तो क्लास में आकर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आप इधर उधर की चीज़ों को भी पता कर पाएंगे, क्योंकि पीडीएफ में केवल न्यूज़ को ही लिखा जा सकता है, इधर उधर के स्टैटिक जी के पॉइंट को नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। इसीलिए मैंने पीडीएफ को देना बंद कर दिया कि आप लाइव क्लास में आइए या फिर बाद में क्लास को देखिए। कम से कम क्लास को देखकर आप सारे पॉइंट कवर कीजिए, ठीक है। चलिए उत्तराखंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड की बात करें तो राजकीय पक्षी वहाँ का कौन सा है? आइए ध्यान से हम लोग एक एक पॉइंट को जानेंगे। तो राजकीय पक्षी है हिमालयन मोनाल। राजकीय पशु कौन है? तो यह है कस्तूरी मृग, ठीक है गाइस। तो फिर से देखिए, राजकीय पक्षी है हिमालयन मोनाल, राजकीय पशु है कस्तूरी मृग। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो गंगा है, यमुना है, भागीरथी है, गौरी है, अलकनंदा है, कोशी है, शारदा है, रामगंगा है, मंदाकिनी और झीलांगना, ठीक है। प्रमुख झीलें कौन कौन है? तो भीमताल, देवरिया ताल, डोडी ताल, नैनीताल, रूपकुंड, सात ताल और नीलताल। देखिए इस पॉइंट को मैं कितना अच्छे से कवर कराता हूँ और आप जानते भी हैं इस पॉइंट की कितनी ज़्यादा महत्ता है। स्टैटिक जीके के पॉइंट ऐसे ही बनते हैं कि ये झील कहाँ है, ये नदी कहाँ है, ठीक है। और अगले पॉइंट की बात करें तो उच्च न्यायालय उत्तराखंड का कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल में पड़ता है। भाषा यहाँ पर हिंदी और संस्कृत प्रमुखता बोली जाती है। प्रमुख बोलियाँ कौन कौन है? तो गढ़वाली, कुमाऊनी और भी तमाम सारी बोली जाती हैं। उसके अलावा प्रमुख मेले एवं उत्सव कौन है? अर्ध कुंभ मेला हरिद्वार में पड़ता है। कला एवं शिल्प के मामले में एपन, भित्ति चित्र, मंदिर वास्तुकला, लकड़ी पर नक्काशी यहाँ की फेमस चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ और अगर बात करें, चार धाम कौन कौन से हैं? तो ये तो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं चार धाम। जिस एग्जाम में देखो, उस एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि चार धाम कहाँ पड़ते हैं, तो याद रखिए चारों धाम उत्तराखंड में ही पड़ते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री।
प्रमुख जनजातियां कौन कौन है यहाँ पर? तो जौनसारी, थारू, राजी, बुक्शा और भोटिया। प्रमुख ग्लेशियर कौन कौन है? तो मिलाम, माइकटोली, नामिक, पिंडारी, रालाम, कफिनी, दूनागिरी, गंगोत्री, यमुनोत्री और नंदा देवी। ठीक है गाइस। वनों का क्षेत्रफल क्या है? तो 66% है, यानी 34,651 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो नंदा देवी, 7,816 मीटर, भारत में दूसरा सर्वोच्च स्थान है। तो ये थी आज की ओवरऑल क्लास। आपको क्लास कैसी लगी है आप कमेंट कॉलम में बता सकते हैं। आपको क्लास अगर अच्छी लगी है तो 3 कलाम करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और जितने भी लोग पहली बार जुड़ रहे हो ना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।